अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। याद रखना स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों को बोर्ड पर जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम एमसीक्यूज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है उनको हम इन पॉइंट्स की मदद से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं और एंड में दोनों को आपस में कंपेयर भी करते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है वो क्या है? इट इज द इक्वल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है और रियलिटी में उस पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया होता है उस लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पार्टिकल है, वो एक पॉइंट यानी ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ चला गया है, लेकिन रियलिटी में उसने कौन से पाथ को फॉलो किया है? सबसे पहले वो ए से बी की तरफ जा चुका है, फिर बी से सी की तरफ जा चुका है। यानी रियलिटी में ए से जब वो सी की तरफ जा रहा था तो उसने इस पाथ को फॉलो किया। तो इस पाथ की जो भी टोटल लेंथ है यही हमारे पास क्या कहलाएगा? यही हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। तो मिसाल के तौर पर ए से बी की तरफ ये दरमियान में जो लेंथ आप लोगों को नजर आ रही है ये 3 मीटर है, और बी से सी की तरफ ये जो लेंथ है ये हमारे पास 4 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये जो इक्वल पाथ है ये अब हमारे पास लेंथ में कितना है? अगर 3 के साथ हम 4 को प्लस करें तो टोटल हमारे पास ये 7 मीटर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियलिटी में जब पार्टिकल ए से बी सी की तरफ जा रहा था तो इसने इस इक्वल पाथ को फॉलो किया, और ये जो इक्वल पाथ है अब ये हमारे पास कितना है? 7 मीटर है। यही 7 मीटर हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसी पॉइंट नंबर 2 में मैंने यही लिखा है कि इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू सी, अगर एक पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया और वो सी पॉइंट की तरफ पहुंच गया, लेकिन कौन से पाथ से? थ्रू पॉइंट बी वाले पाथ से वो ए से लेकर सी पॉइंट की तरफ पहुंच गया। इज शाइन इन द फिगर, जो कि फिगर में आप लोग को नजर आ रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल, तो यहां पर उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया, मैंने पहले पॉइंट में ही बता दिया था कि जो इक्वल में टोटल लेंथ को कवर कर देता है, टोटल पाथ को जो कवर कर देता है वही हमारे पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और जो इक्वल पाथ है वो ये है, ए से लेकर बी तक जो कि 3 है एंड बी से लेकर सी तक जो कि 4 है। टोटल को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 7 मीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। जब पार्टिकल ए से लेकर सी की तरफ जा रहा था तो रियलिटी में उसने इस पाथ को फॉलो किया, और इस पाथ की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? वो 7 मीटर है। तो यही 7 मीटर हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में मैंने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज इस पर बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसके लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना चाहता है तो वो इस इक्वल पाथ से भी जा सकता है, यानी इसी रास्ते को फॉलो करके बी पॉइंट की तरफ जा सकता है। इसी तरह से इस पाथ को भी फॉलो करके इस बी पॉइंट की तरफ पहुंच सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर वो ए से बी पॉइंट की तरफ जाना चाहता है तो वो इस पाथ को भी फॉलो कर सकता है जो कि स्ट्रेट है। तो किसी भी रास्ते से वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट की तरफ जा सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसकी अपनी मर्जी है। तो अगर कोई पाबंदी नहीं है, अपनी मर्जी है, तो मीन यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो डिस्टेंस अब हमारे पास क्या है? ये अब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। आप किसी भी पाथ को फॉलो करके ए से बी की तरफ जा सकते हो, तो अगर कोई पाबंदी नहीं है
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, तो ये अब हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चौथा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में देखें तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो मीटर है। एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इस सिस्टम में डिस्टेंस के लिए जो यूनिट बनाया गया है वो हमारे पास क्या है, वो मीटर है। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो वहां पर हमने डिस्टेंस के लिए जो यूनिट बनाया है वो हमारे पास क्या है, वो सेंटीमीटर है। और अगर हम एफएस सिस्टम की बात करें वहां पर हमने डिस्टेंस के लिए जो यूनिट बनाया है वो हमारे पास क्या है, वो फुट है। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, खासकर जो एसए सिस्टम है उसमें डिस्टेंस के लिए हमने जो यूनिट बनाया है वो क्या है, मीटर है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5 को। डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स। याद रखना स्टूडेंट, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस के लिए हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। किस तरह से, यहां पर देखो, मिसाल के तौर पर अगर पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है और इसने स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर दिया, और मिसाल के तौर पर इसकी जो डिस्टेंस है यानी जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, वो है 10 मीटर। अब अगर वही पार्टिकल ए से बी की तरफ जाना चाहता है लेकिन उसने इस पाथ को फॉलो किया, ये जो पाथ आप लोगों को नजर आ रहा है, और मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये 15 मीटर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करना चाहता है और ए से बी पॉइंट की तरफ जाना चाहता है, तो मिसाल के तौर पर इस पाथ की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। तो यहां पर अगर हम देखें ए और बी पॉइंट के बिटवीन हमारे पास डिस्टेंस के तकरीबन 3 वैल्यूज आ चुके हैं, एक 10 मीटर, दूसरा 15 मीटर और तीसरा हमारे पास क्या है, 20 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस के लिए हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस के लिए हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, यानी डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज में आ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इन 3 एग्जांपल की मदद से समझा दिया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 6 को। डिस्टेंस बाय अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। यहां पर पॉइंट क्या लिखा गया है, बाय अ मूविंग बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, मोशन के बारे में इससे पहले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है, तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो, याद रखना स्टूडेंट, इस केस में हमारे पास डिस्टेंस ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना जीरो हो सकता है। यानी अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस दौरान हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, कभी भी वो हमारे पास जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन में हमारे पास डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव ही ना करे, वो रेस्ट में रहे, वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो इस दौरान आप लोग कह सकते हो कि डिस्टेंस हमारे पास जीरो होगा। लेकिन अगर मूविंग बॉडी की बात हो रही हो कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्योंकि रियल कंडीशन यही होता है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक मूविंग बॉडी हो, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और साथ में वो जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा कि मूविंग बॉडी के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होगा। किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है और इसने इस पाथ को फॉलो किया जो कि स्ट्रेट है, तो यहां पर डिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, 10 मीटर। तो यहां पर अब ये जीरो नहीं हो सकता, और ये अब हमारे पास क्या है, 10 मीटर है एंड पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी नहीं है। तो हमने देखा कि जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा था तो हमें जो डिस्टेंस मिला वो नॉट इक्वल टू जीरो था और साथ में ये नेगेटिव भी नहीं था। तो याद रखना, इस पॉइंट पर एमसीक्यूज आ सकते हैं, स्टेटमेंट में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी मूविंग बॉडी की बात हो रही हो तो इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी नहीं होगा और वो साथ में जीरो भी नहीं होगा।
अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 7 फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो ये जो एस है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मॉडुलस में आपको ये नजर आ रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मूविंग बॉडी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है। इसको फिर हम बाद में डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। जब एंड में हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, एमसीक्यूज में काफी ज्यादा ये पॉइंट रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए। जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। किस तरह से बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स मैंने मजीद लिखे हैं, इस पर भी काफी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, डिस्टेंस के लिहाज से इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, फॉर वन वाइब्रेशन, ये आप लोग को यहाँ पर सिंपल पेंडुलम नजर आ रहा है। इसके बारे में चैप्टर 7 में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। इसी सिंपल पेंडुलम को मैंने अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आया, यानी यहां से मैंने डिस्प्लेस करके मैंने इसको यहां पर लेके आया, और मीन पोजीशन से लेकर यहां तक जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस है इसका नाम मैंने क्या रखा, मिसाल के तौर पर ए रखा। बाज बुक में इसको एक्स नॉट भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम मैंने क्या रखा, ए रखा, और इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो वन वाइब्रेशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड यानी ए या एक्स नॉट के बराबर होगा। किस तरह से वाइब्रेशन हम किसको कहते हैं, अगर इसको हम यहां से छोड़ देते हैं तो ये बोब यहां से वापस आते हुए मीन पोजीशन से पास होते हुए दूसरे साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा। फिर यहां से वापस आते हुए अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस मास को यहां से छोड़ देते हैं तो यहां से पास होते हुए यहां पर आ जाएगा, फिर यहां से पास होते हुए यहां पर आ जाएगा, फिर यहां से वापस आते हुए यहां पर एंड वापस आते हुए फिर यहां पर पहुंच जाएगा। तो इस दौरान इसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन के दौरान हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बनेगा, इस दौरान जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। क्योंकि हमने देखा यहां से यहां तक ए, फिर यहां से यहां तक ए टू 2a, फिर यहां से वापस यहां तक 3a, फिर यहां से वापस इस पॉइंट तक जो पहुंच जाता है तो टोटल हमारे पास 4a बन जाएगा। तो एक वाइब्रेशन के दौरान हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड यानी ए या एक्स नॉट। तो इस पर एमसीक्यूज आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए, काफी ज्यादा ये एमसीक्यूज रिपीट होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फॉर वन रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के, यानी एक रिवॉल्यूशन में हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर ये ए पॉइंट मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, यहां से एक पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया तो यहां से जाते हुए वापस इस ए पॉइंट तक पहुंच गया, इसी को हम क्या कहते हैं, वन रिवॉल्यूशन। इस दौरान हमारे पास टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो आप लोगों को पता है कि अगर ए से हम स्टार्ट करें और वापस ए पॉइंट तक पहुंच जाए इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर। यहां पर एचवल रियल में पार्टिकल ने भी इस पाथ को फॉलो किया है, ये हमारे पास एचवल पाथ भी है और इसी को हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो अब हमारे पास सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस मीन यानी 2 पाई आर के बराबर। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों से जनरली भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो वन रिवॉल्यूशन में किसके बराबर होता है, वो लिख सकता है कि 1 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस, 2 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस, 3 टाइम्स नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा एक रिवॉल्यूशन के लिए तो वो 1 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। अगर 2 रिवॉल्यूशन के लिए पूछा जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ सरकमफ्रेंस। यानी यहां पर
आप लोगों से जनरली अगर सरकमफ्रेंस के बारे में पूछा गया हो तो फिर 2 टाइम्स आप सरकमफ्रेंस कहोगे। अगर ये वीडियो गिवन में दिए हो तो 2 रिवॉल्यूशन के लिए फिर क्या होगा, ऑप्शन ए में 2 पाई आर होगा, ऑप्शन बी में फिर 4 पाई आर होगा। तो फिर आप लोगों ने 2 पाई आर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 रिवॉल्यूशन के लिए, फिर उस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 पाई आर होगा। इसी तरह से 3 रिवॉल्यूशन के लिए भी पूछा जा सकता है, इसी तरह से 4, 5, तो उसी हिसाब से आप लोगों ने देखना होगा और अपने लिए वहां पर करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होगा। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा वाइब्रेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है हाफ वाइब्रेशन। फॉर हाफ वाइब्रेशन हमारे पास जो डिस्टेंस होगा फिर वो किसके बराबर होगा, तो आप लोगों ने इसको 2 पर डिवाइड करना होगा। तो हाफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस होगा फिर वो किसके बराबर होगा, फिर वो 2a के बराबर होगा। क्योंकि हाफ वाइब्रेशन हम किसको कहेंगे, जब यहां से पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंच जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये फिर 2a के बराबर होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, हाफ वाइब्रेशन। तो ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसी हिसाब से फिर आप लोगों ने वहां पर करेक्ट ऑप्शन देखना होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए तो इन पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ज्यादातर नोट्स में, बुक्स में स्टूडेंट को ये सेंटेंस मिलता है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है ए। अगर ओरिजिन से हम उसको देखें तो ये जो r1 है ये उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या था, ये था, और ओरिजिन से इस डिस्टेंस का नाम हमने क्या रखा, r1। फिर उसके बाद वो पार्टिकल ए से बी पॉइंट की तरफ पहुंच गया, बेशक इसने इस पाथ को फॉलो किया हो, यानी ए से जब वो बी की तरफ जा रहा था तो उसने इस पाथ को फॉलो किया, क्लियर। लेकिन यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन में जो चेंज आया है उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। किस तरह से, अब अगर हम देखें तो पॉइंट बी की जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास r2 है और पॉइंट ए की जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, r1 है। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन हमारे पास जो चेंज आ चुका है उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों ने एरो का निशान लगाना होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लोगों ने करना क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर से r2 से आप लोगों ने इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 को माइनस करना होगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होगा। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, जो स्ट्रेट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, यही हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी इस पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, r2 माइनस r1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। यानी इन दोनों के पोजीशन की चेंज की वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। या आप लोग सिंपली इस तरह से भी कह सकते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पॉइंट्स के बिटवीन हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पॉइंट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ज्यादातर बुक में इसके बारे में लिखा गया होता है, खासकर इक्वेशन भी लिखा गया होता है, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा। अब देखो सिंपली आप कह सकते हो इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर कोई पार्टिकल एक पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना चाहता है और उस पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया, ये जो पाथ आप लोगों को नजर आ रहा है जिसको हमने 15 मीटर कहा है, तो ये अब हमारे पास डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बेशक रियलिटी में उसने इस पाथ को फॉलो किया हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये ब्लैक लाइन होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रेट पाथ आप लोगों को नजर आ रहा है, तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर से बता रहा हूं
कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहा हो और रियलिटी में उसने उसी पाथ को फॉलो किया हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उन दो पॉइंट्स के बिटवीन हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये है जो कि 10 मीटर है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप घर से मार्केट की तरफ जा रहे हो, तो जब आप घर से मार्केट की तरफ जा रहे हो तो रियलिटी में आप एक पाथ को फॉलो करते हो। आप इस तरह से जिग पाथ को फॉलो करोगे जो कि स्ट्रेट नहीं होगा, अब वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपके घर और उस मार्केट के बिटवीन हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बेशक आपने उस पाथ को फॉलो ना किया हो, लेकिन मार्केट और घर के बिटवीन हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्यों है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी का, कि अगर दो पॉइंट्स के बिटवीन हम देखें तो हमेशा हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें एक मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एक पाथ की तरफ इशारा है, उस एक लेंथ की तरफ इशारा है। तो अगर उस एक लेंथ, उस एक पाथ की तरफ इशारा है जो कि दोनों के बिटवीन हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्शन की तरफ इशारा है। अगर एक पाथ की तरफ इशारा है जो कि दो पॉइंट्स के बिटवीन हमेशा से हमारे पास एक ही पाथ होता है शॉर्टेस्ट, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एक पाथ की तरफ इशारा है। अगर उस एक पाथ की तरफ इशारा है तो इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है, वही बात है जो अभी मैंने आप लोग को एक एग्जांपल की मदद से भी समझाया। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू सी थ्रू पॉइंट बी इज शोन इन फिगर, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट। देखो स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टिकल ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जा रहा है, लेकिन उस पार्टिकल ने कौन से पाथ को फॉलो किया, जब वो सी की तरफ जा रहा था तो वो सबसे पहले ए से लेकर बी की तरफ चला गया और इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर कर दिया वो 3 मीटर है। फिर बी से लेकर सी की तरफ चला गया और इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर कर दिया वो 4 मीटर कवर कर दिया। तो ये अब हमारे पास क्या है, ये इक्वल पाथ है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, यहां पर भी हमने इसको सॉल्व किया था, जो कि 7 मीटर के बराबर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अब ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहेंगे, इस ए और सी पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो कौन सा है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है तो हम कौन से लेंथ को मालूम करेंगे, इस ए और सी पॉइंट के बिटवीन ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है, हम इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम करेंगे और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। किस तरह से हम मालूम करेंगे, अगर हम देखें तो ये आप लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमारे पास एक साइड 3 मीटर के बराबर है, दूसरा 4, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 मीटर के बराबर होगा। देखो अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री है। अगर हमने इस साइड को मालूम करना है, इस लेंथ को मालूम करना है, तो आप लोगों को ये हाइपोटेन्यूज ही नजर आ रहा है। क्लियर? तो देखो अब ये हमारे पास क्या है, बेस है। अगर हम ये एंगल कंसिडर करें, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे, हम आसानी के साथ इसकी मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके बराबर होते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन हमने हाइपोटेन्यूज को मालूम करना है तो हम इधर से स्क्वायर खत्म करेंगे, तो हम दोनों साइड पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। यहाँ पर डी रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब बेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो 3 है साथ में स्क्वायर लेकर, और परपेंडिकुलर की जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है साथ में स्क्वायर लेकर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, 5 मीटर मिलेगा। यानी इससे हमें इस साइड की, इस हाइपोटेन्यूज की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी, 5 मीटर के। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल ए से
सी की तरफ जा रहा था, बेशक उसने इस पाथ को फॉलो किया हो जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके बराबर होगा, वो 5 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, वो किसके बराबर 5 मीटर के बराबर। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमेशा से इसी तरह का वो राइट एंगल ट्रायंगल देता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर दोनों साइड 3 और 4 के बराबर हो तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, 5 मीटर के बराबर होगा। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसको आप लोगों ने फिर याद रखना होगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक साइड 3 है दूसरा 4 है तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, 5 मीटर के बराबर होगा। अब इसके बाद जो मैंने चौथा पॉइंट लिखा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमेशा दो पॉइंट्स के बिटवीन एक ही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ इशारा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हमने क्या लिखा है, इस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसका मतलब क्या है, आप सब लोगों को पता है कि सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो मीटर है, सीजीएस सिस्टम में भी पूछा जा सकता है वो सेंटीमीटर है, एफपीएस सिस्टम में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है वो हमारे पास क्या है, फुट है। इसी तरह से इसके लार्ज यूनिट भी हो सकते हैं जैसा कि किलोमीटर वगैरह। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज ज्यादातर इसी पॉइंट पर आते हैं। जब भी कोई पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा हो तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो, बेशक पार्टिकल मूव करे, वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास जीरो भी हो सकता है, वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। किस तरह से, यहां पर देखो, मैं जब यहां पर खड़ा हूं तो मेरा ये जो साइड है, इस साइड को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया और इस साइड को मैं अब नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करूंगा, क्योंकि अब ये इस साइड के क्या है, अपोजिट है। तो अगर इसको मैंने पॉजिटिव लिया, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो एक पार्टिकल ने क्या कर दिया, यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, वहां तक पहुंच गया। मिसाल के तौर पर इस साइड पर उसने 5 मीटर का फासला तय कर दिया, तो इस दौरान हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब अगर एक पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसने 3 मीटर का फासला कवर कर दिया, तो इस दौरान हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, 5 मीटर का फासला उसने तय कर दिया, फिर वापस इस पॉइंट पर आ गया और यहां से उस साइड पर जाके उसने 10 मीटर का फासला कवर कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अब भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा एंड -10 मीटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर पार्टिकल यहां से वहां तक चला गया, फिर वापस आके यहां से जाते हुए उस साइड पर चला गया, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और वो मेरा फाइनल पॉइंट है जो कि यहां से वहां तक अब 10 मीटर है। तो इस केस में भी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा एंड -10 मीटर होगा। अब जीरो कब हो सकता है, देखो पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है उसने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, वहां तक पहुंच गया 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कवर करके, फिर वहां से वापस आके इस पॉइंट तक पहुंच गया, मजीद 5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर दिया। तो इस केस में पार्टिकल ने तो मूव किया, लेकिन पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिटवीन हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखें यानी लेंथ को देखें, तो वो तो अब हमारे पास जीरो है। इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज में ये चीज आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अक्सर इस पर काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। पॉइंट नंबर 7 का मतलब क्या है, फॉर अ मूविंग बॉडी। तो सबसे पहले आप इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने यहां पर भी लिखा था, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया था कि सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का एक मतलब है, यानी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। किस तरह से, यहां पर देखो,
अगर पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना चाहता है और उस पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया, रियलिटी में उसने इस पाथ को फॉलो किया, तो ये अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, जो कि कितना होगा 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अब हमारे पास यही 10 मीटर ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकता है। लेकिन अगर रियलिटी में पार्टिकल ने इस पाथ को फॉलो किया हो, ये वाला जो पाथ है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 20 मीटर है, यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर के बराबर होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट अब भी 10 मीटर है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 20 मीटर। तो अगर इस केस में हम देखें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या है ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अब इसके अलावा इसी इक्वेशन पर काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को, ये डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसको हम बोथ साइड डिवाइड करें तो इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अगर ये हमारे पास डिस्टेंस भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो तो 10 को अगर मैं 10 पर डिवाइड करूं तो मुझे 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ये हो 10 और डिस्टेंस हमारे पास ये 20 मीटर हो, तो अगर मैं 20 को 10 पर डिवाइड करूं तो मुझे 2 मिलेगा, ये ग्रेटर देन 1 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा इसका उलट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। किस तरह से कि अगर वो आप लोगों से पूछे कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो था, अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के रेशियो के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस वाला, तो ये 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। किस तरह से, जैसा कि मैंने पहला एक एग्जांपल दिया कि अगर ये डिस्टेंस भी हो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो तो दोनों 10 के बराबर। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह हम 10 पुट कर दे और डिस्टेंस की जगह हम 10 पुट कर दे, दोनों को डिवाइड करें तो हमें 1 ही मिलेगा, यानी बराबर हो सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस ये हो 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा 10 मीटर और 10 को अगर मैं 20 पर डिवाइड करूं, इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप लोगों समझ चुके होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि इन चीजों पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं, काफी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में रिपीट होने वाले हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट्स मैंने मजीद लिखे हैं फॉर 1 वाइब्रेशन, इसी के बारे में भी एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक वाइब्रेशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया कि यहाँ से अगर मैं इस पार्टिकल को छोड़ दूं, इस मास को, तो ये यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, इसी को हम 1 वाइब्रेशन कहेंगे। तो ये अब इनिशियल पॉइंट भी है, ये फाइनल पॉइंट भी है। अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम, इस दौरान हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अगर हम 1 रिवोल्यूशन की बात करें, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, रिवोल्यूशन मीन कि अगर ए पॉइंट से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया और वापस ए पॉइंट तक आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस तो एस के बराबर होगा, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट भी ए होगा और फाइनल पॉइंट भी ए होगा। और हमने क्या कहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, तो एक रिवोल्यूशन में भी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, अगर 1 वाइब्रेशन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए तो वो 0 के बराबर, अगर डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो 4a के बराबर, अगर 1 रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए तो वो 0 के बराबर, अगर डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो वो 2πr के बराबर। इसके अलावा सर्कल पर हम मजीद एक लेक्चर देंगे, इस पर काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा हो। मैं फिर से बता रहा हूं
कि आज के लेक्चर में हमने जितने भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए, जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए, आगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन पॉइंट्स की मदद से हम आसानी के साथ आगे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।